हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ब्लैक फंगस से बचें कैसे, यह हम आपको बताएंगे आज। कोरोना के इलाज से पैदा हुए म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस लोगों के दिलों में दहशत फैला रहा है। कोरोना से संक्रमित ही नहीं, ठीक हो चुके मरीज भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये लोगों की आंखों की रोशनी तो छीन ही रहा है, लेकिन जल्द पकड़ में अगर नहीं आता है तो ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। हम पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये मामला तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। वक्त रहते आप इसे कैसे पहचान सकते हैं और कैसे वक्त रहते आप ट्रीटमेंट शुरू करके इससे बच सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के साथ साथ आजकल एक और नाम चर्चा में है, म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। ये फंगस इतना घातक है कि अगर स्किन पर पहुंचा तो उसे खराब कर दे रहा है, आंखों में गया तो लोगों को अंधा बना दे रहा है, उनकी आंखों की रोशनी छीन ले रहा है। संक्रमण न फैले इसके लिए डॉक्टरों को मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं और फेफड़ों में पहुंचा तो मरीजों की जान तक चली जा रही है। ये ब्लैक फंगस कितना बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि आईसीएमआर को म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, जिसमें आईसीएमआर ने ब्लैक फंगस को लेकर चिंताएं जारी की हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोरोना मरीजों के लिए घातक हो सकता है। आईसीएमआर ने कहा कि ब्लैक फंगस शरीर में जाते ही फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है, आंखों में पहुंचने पर उसे खराब कर रहा है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस फंगस का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जो पहले से डायबिटीज के शिकार हैं और उन्हें कोरोना का भी संक्रमण हो गया है। डायबिटीज के मरीजों का इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होता है और स्टेरॉइड के इस्तेमाल ने इम्यून सिस्टम को और कमजोर कर दिया है और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का हमला घातक साबित हो रहा है। मरीज को स्टेरॉइड कोरोना से लड़ने के लिए दी जाती है, लेकिन जब इस फंगस से संक्रमित मरीज को स्टेरॉइड दी जाती है तो वो आग में घी की तरह काम करता है। इसलिए अस्पतालों को फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। देश भर में इस ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साल 2020 में इसके मामले देखने को मिले थे, लेकिन वो गिने चुने थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ये फंगस ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए जरूरी है उन लक्षणों को भी पहचानना जिससे न सिर्फ खतरा पहचाना जा सके बल्कि समय रहते इलाज भी मिल जाए। आईसीएमआर ने अपनी एडवाइजरी में इसके लक्षण भी बताए हैं। आईसीएमआर की एडवाइजरी के मुताबिक ब्लैक फंगस संक्रमण में बुखार आता है, मरीज को सिर में एक तरफ दर्द होता है, सांस फूलती है और सांस लेने में परेशानी होती है, खांसने पर बलगम में खून निकलता है, एक तरफ या दोनों तरफ की नाक बंद हो जाती है, नाक में म्यूकस के साथ खून आने लगता है, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, आंख में दर्द होता है और आंख फूल जाती है। एक चीज दो दिख रही हो या दिखना बंद हो जाता है, चेहरे में एक तरफ दर्द होता है, चेहरे में सूजन आ जाती है या सुन्न हो जाता है, दांतों में भी दर्द होता है। एम्स और आईसीएमआर से लेकर तमाम डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसका सही इलाज करवाएं, क्योंकि ज्यादा देर हुई तो आंखों की रोशनी चली जाती है, मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो जान पर भी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट के। हमारे साथ डॉक्टर अम्बरीश मित्तल हैं, चेयरमैन हैं एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़ मैक्स हेल्थ केयर के। और हमारे साथ डॉक्टर अजय स्वरूप हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी सर गंगाराम हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा मकसद यही है बताना कि लोग ठीक तरीके से ये समझ पाएँ कि ब्लैक फंगस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जी आपसे होगा सर, कि ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण क्या हैं और ये कैसे फैलता है, किसी व्यक्ति में ये कैसे ब्लैक फंगस आ जाता है, ये जरा बताएं सर पहले।
देखिए, म्यूकोर माइकोसिस हम लोग बोलते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टेक्निकली ये ब्लैक फंगस नहीं होता है, बट इसके असर से स्किन ब्लैक हो जाती है। बट एनीवे, मेन चीज ये है कि ये फंगस सब जगह पहले ही हम्म। रहता है। ये बहुत सारी जगहों पे हवा में भी अच्छा। रह सकता है, और स्पेशली सॉइल पे, और कहीं भी रह सकता है। तो नॉर्मल नोज में, नॉर्मल जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे अंदर भी ये फंगस नाक में हो सकता है, इस समय हो। पर ये फंगस असर तभी करता है हम्म। जब हम इसको, जब हमारी इम्यूनिटी कम हो। तो अगर हम किसी वजह से, हमारी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, या हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो ये फंगस जो यहाँ बैठा रहेगा, ये जड़ पकड़ लेगा। और ये उस समय फिर हमारे नाक, आंख और दांत और फेस पूरे को पकड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंगस सडनली नया नहीं हम्म। आया है। डायबिटीज पेशेंट्स में हमेशा ही इसका एक रिस्क रहता है। अगर बहुत सीवियर डायबिटीज हो, खासतौर से साथ में अगर एसिडोसिस हो, तो इस फंगस को पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि हम्म। आपको हो गया तो बगल वाले को भी लग जाएगा, या आपके पास जो आएगा उसको संक्रमण होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे शरीर के, जो हमारा फील्ड है, जो अच्छा। हमारा सॉइल है, जिसमें वो फंगस आके गिरता है हमारे शरीर में, उसकी उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है, उनका ये रिस्क ज्यादा होता है। इनकी शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है, खास तौर से इस दौर में, जब कोविड के कारण सबको, बहुत सारे पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिया जा रहा है। स्टेरॉइड देने से इम्यूनिटी भी सप्रेस हो रही है और शुगर भी बढ़ रही है। और तो ये दोनों चीजें साथ मिलके, एक तरफ पुअर हम्म। इम्यूनिटी, साथ में हाई ब्लड शुगर, ये एक फंगस के लिए, जैसे आपने बोला, आग में घी का काम कर रहे हैं। और ये फंगस जो वैसे ही रहता है इन जगहों पे, वो एकदम से जड़ हम्म। पकड़ लेता है और हमको बहुत विपरीत असर करता है। सबसे अच्छा, तो पहले ये लक्षण, आपने सबसे डिटेल पहले में बता लक्षण, दिया कि क्या लक्षण होते हैं और कैसे। जी। जी। जी जी, बताएं सर। मालूम होने चाहिए कि कोविड से ठीक होने के बाद भी अगर आपको वन साइडेड फेशियल पेन, या नाक में अनयूजुअल टाइप का, या तो क्रस्ट जमा होना, पपड़ी जमा होना, या चोकिंग ऑफ द नोज, उस पर भी अगर आपको डाउट है, हम्म। तो आपको ईएनटी को जरूर दिखाना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं कि अगर म्यूकोरमाइकोसिस में आंख के अच्छा। डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, तो पहले ही हम काफी लड़ाई हार चुके हैं, क्योंकि इसके माने वो हम्म। आंख तक फैल गया। इसको नाक के स्टेज पर ही ओके। रोकना चाहिए, तभी इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसको शुरुआती दौर में ही रोक देना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज ना करे। लेकिन डॉक्टर अजय स्वरूप जी, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं सर कि होता क्यों है, मतलब ये जो अचानक से ये सुर्खियों में ये आ गया ब्लैक फंगस, ये अचानक से इसके मामले क्यों बढ़ने लगे हैं? कहाँ पर चूक हो रही है? क्या ट्रीटमेंट में? क्योंकि कुछ जगह पर ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है कोविड पेशेंट के ऊपर, इस वजह से ये ब्लैक फंगस का मामला बढ़ रहा है। आप क्या वजह देखते हैं कि आखिर अचानक ये मामले बढ़ने क्यों लगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये एक नोन बीमारी है जो कि पहले भी म्यूकरमाइकोसिस होती थी। सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, कैंसर के पेशेंट्स में, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में, एचआईवी के पेशेंट्स में, जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती थी, उनमें म्यूकरमाइकोसिस होता था, लेकिन इंसिडेंस बहुत कम था। मतलब ये साल भर में, हाँ। अगर गंगाराम जैसी जगह में मैंने बैठ के 3 मरीज देखे होंगे म्यूकरमाइकोसिस के, और आज मैंने पिछले 5 दिन में 35 मरीज देखे हैं। तो नेचुरली इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो हो ही रही है, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये कोई अननोन या कोई नई बीमारी नहीं पैदा हुई है, ये एक नोन बीमारी है। अब ये क्यों इतना ज़्यादा हो रही है? क्योंकि कोविड की वजह से हमारे जो मरीज कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, उनकी कोविड वायरस की वजह से ही इम्यूनिटी डाउन हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम स्टीरॉयड दे रहे हैं, जो कि ज़रूरी है कोविड से बचने के लिए, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए,
जो हम स्टेरॉयड दे रहे हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी भी कम हो रही है, और ब्लड शुगर अगर आपको नहीं भी थी तो भी काफ़ी ऊपर नीचे होती जा रही है। ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ने से ये समझ लीजिए कि जिस तरह चीनी पे मक्खियाँ आती हैं, उसी तरह अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये जो फंगस है, ये जो स्पोर्स है फंगस के, जो कि ऑलरेडी आपके शरीर में होते हैं या हवा की वजह से, सॉइल की वजह से जो कि आ सकते हैं, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर पूरी बीमारी फैलने लगती है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 ये है कि जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनकी वैसे ही इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है और साथ में वो स्टेरॉयड खाते जा रहे हैं। अब जहाँ तक इसको प्रिवेंट करने की बात है तो रैशनल यूज़, यानी कि जहाँ बहुत ही ज़रूरी है वही स्टेरॉयड देने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली घर पे जो ट्रीटमेंट हो रही है, माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं, उनको भी बिना सोचे समझे स्टेरॉयड दिया जा रहा है। ब्लड शुगर नापी नहीं जा रही है, कोई उसका कंट्रोल नहीं है कि कितनी आपकी ब्लड शुगर होती जा रही है, क्यों हो रही है, उसके लिए आपको डायबिटीज़ की दवाई शुरू करनी है, नहीं करनी है, इंसुलिन देनी है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो वो एक मेन कारण है। जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं उनका तो कंट्रोल है काफ़ी हद तक, और अब जब से ये फैलने लगी है तो हर एक हॉस्पिटल में गाइडलाइंस आ गई हैं कि जो भी हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनमें हमें लगता है कि ये कोविड होने का इनके चांस है, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और डे 1 से उन पे ध्यान नज़र रखी जा रही है। ENT के डॉक्टर, आई के डॉक्टर सब उन्हें एग्जामिन करते जा रहे हैं। जी जी, ये आपने डिटेल में बताया। लेकिन अब डॉक्टर महिपाल सचदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अभी ये चर्चा हो रही है कि बॉडी के किस पार्ट को ज़्यादा डैमेज किया होता है इससे, ब्लैक फंगस की वजह से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि कुछ मामलों में ये देखा गया है कि आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई है, मतलब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए देखे गए हैं इस पूरे मामले में। तो आप जरा बताएं सर कि शुरुआती दौर में ये कैसे महसूस किया जाए कि ये मेरी बॉडी के किस पार्ट को ज़्यादा डैमेज कर सकता है, वहाँ पर क्या लक्षण दिखते हैं, ताकि तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया जाए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, ताकि हालात यहाँ तक ना पहुँचे कि आँख की रोशनी चली जाए, आँख निकालना पड़े, या जबड़ा जब बहुत पूरी तरह से खराब हो जाए तो वहाँ पर ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डिजीज़ है इसको हम राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि जैसे डॉक्टर अमरीश मित्तल ने बोला, सबसे पहले राइनो का मतलब नाक। तो सबसे पहले ये बीमारी जो है नाक के नॉस्ट्रिल से शुरू होती है। उसके बाद नाक के यहाँ पे जैसे और आई के आसपास साइनस होते हैं, और आई के आसपास जो फैट वगैरह होता है, तो ये फंगस जो है ये नाक के जरिए आंख के आसपास स्प्रेड करता है। और अगर आंख के आगे भी ये स्प्रेड करता है तो ब्रेन की तरफ स्प्रेड करता है। तो ये जैसे स्टेजेस हैं, उस स्टेज के हिसाब से ये स्प्रेड करता है। और जब ये ब्रेन वगैरह में स्प्रेड करता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है, तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई हो जाती है। नॉर्मली इन द ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस दैट यू हैव, उसके अंदर 50% तक भी, 50 से 60-70% तक मोर्टेलिटी हो जाती है। अब जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं या प्रिवेंट कैसे किया जाए, 2 चीजें डॉक्टर साहब ने पहले मेरे से दोनों डॉक्टरों ने बताई हैं। एक शुगर कीटो एसिडोसिस अगर है, शुगर कंट्रोल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम स्टीरॉयड्स दी आप इम्यूनिटी सप्रेस करने के भी कई मेडिसिन दे रहे हैं, उसके करके आदमी के शरीर की शक्ति जो है इस फंगस से लड़ने की बहुत कम हो जाती है। अब जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जो कि मतलब मैं कहना चाहूंगा, वो जो ऑक्सीजन दी जा रही है उसके जरिए जो आप फोर्सफुली ऑक्सीजन या ह्यूमिड ऑक्सीजन फेंक रहे हैं, उसके कारण ये स्पोर्स या जो फंगस है वो नाक के अंदर ज्यादा जा रहा है। तो अगर घर में जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह लोग यूज कर रहे हैं या नलियां वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम सावधानी से नहीं यूज करते, साफ नहीं होता, पानी ह्यूमिडिफायर के जरिए ऑक्सीजन जाती है, अगर वो पानी खराब है तो उससे आपका फंगस जो है वो नाक तक पहुंच सकता है।
तो जो सोर्स है वो अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इट इज बीइंग पुश्ड इनटू द नोज बाय आल्सो अनक्लीन ऑक्सीजन दैट मे बी गिवन एट होम एंड अदरवाइज। अब जो लक्षण की बात करी है, नाक वगैरह के जो लक्षण की बात करी है वो बता दिया गया है, स्टफी नोज वगैरह। आंख के लक्षण के बारे में मैं आता हूँ, जैसे डॉक्टर अमरीश ने बोला आंख तक जब पहुंच गया दैट डिजीज जो है वो काफी स्प्रेड करेगी। सबसे पहले आंख के आसपास सोजन आएगी, आंख बाहर की तरफ बल्ज करेगी, यानी कि आंख जो नॉर्मल साइज है उससे प्रोक्टोसिस कहते हैं, बल्ज करेगी। उसके बाद जो पलक है आपकी वो झुक जाएगी, आपको एक साइड के ऊपर दर्द होगा, सेंसेशन कमी हो जाएगी, और उसके बाद पीछे जो आंख की नस होती है, ऑप्टिक नर्व है, उस पर दबाव पड़ेगा और बाकी नर्व पे दबाव पड़ेगा, तो एक की जगह दो दिखेंगे, क्योंकि एक आंख की आपकी विजन ठीक जगह पे जा रही है, दूसरी आंख मूव नहीं कर पा रही है, तो उसके करके डबलिंग ऑफ विजन वगैरह हो सकता है। इन एडिशन आपकी विजन ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करके नेफ्राइटिस हो सकता है, और साथ में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन वगैरह हो सकती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आप कह रहे हैं आंख निकालने का या जबड़ा निकालने का, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट तो देना ही होता है, उसके साथ डायबिटीज भी कंट्रोल करनी है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां गैंग्रीन हो गई है, नेक्रोटिक टिश्यू है, उसको निकालना पड़ता है। अदरवाइज जहां पे नेक्रोटिक टिश्यू जैसे एब्सेस बन जाता है, आपका नेक्रोसिस, मतलब ये ब्लैक फंगस इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो नेक्रोसिस जो ब्लड वेसल्स है उसमें ये फंगस इन्वेट करता है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, और वहां पे गैंग्रीन जैसे बोलते हैं ना, जैसे पाँव वगैरह में गैंग्रीन, उसी तरह से नेक्रोसिस होता है, और वो नेक्रोसिस जो होता है वो काला दिखता है। अब इस नेक्रोटिक टिश्यू को जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक वो एंटी फंगल जो काम कर रहा है वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कई बार जान बचाने के लिए पूरी आंख निकालनी पड़ती है, ताकि वहां पे एंटी फंगल वगैरह ठीक तरह से पहुंच जाए। और एक और कारण है जिसके करके ये हो रहा है, लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर बीन गिवन, वो डिजीज प्रोफाइल चेंज कर रहा है, उसके करके भी ये फंगस की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो वी हैव टू सैक्रिफाइस सर्टेन टिश्यूज टू सेव द लाइफ। ठीक है, तो ये राइट सर, राइट, ये बहुत डिटेल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल, ये ब्लैक फंगस को बढ़ावा देता है। लेकिन डॉक्टर अमरीश मित्तल जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर। आप लोगों ने लक्षण बता दिए हैं कि क्या लक्षण है इसके, तो अगर किसी व्यक्ति में शुरुआती दौर में इस तरह के लक्षण दिखें और उनको ये महसूस हो कि कहीं मेरे ऊपर ब्लैक फंगस का अटैक तो नहीं हुआ है, और वो तुरंत चाहें कि कोई जांच करवाई जाए, इसके लिए सर कोई जांच है क्या? जैसे शुगर के लिए आप जाते हैं, शुगर का टेस्ट करा लेते हैं, या RT-PCR टेस्ट आपने कोविड के लिए करा लिया, एंटीजन करा लिया, इसके लिए कोई जांच है क्या सर? एक जांच जिसमें ये पता चले कि हाँ ब्लैक फंगस ने ही आपको अटैक किया है? नहीं, ब्लड टेस्ट तो ऐसा कोई नहीं है जो कि पक्का आपको बता देगा। आपको तो बेसिकली ENT वालों पर ही जाना पड़ेगा, जो नाक में वो हल्का छोटा सा एंडोस्कोप डाल के तुरंत स्क्रैपिंग लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। एक्चुअल डायग्नोसिस म्यूकोरमाइकोसिस का उसी से होता है, तो दैट इज द करेक्ट वे टू डायग्नोज। उस स्टेज पर ही तो हम ये जो बात हो रही थी अभी, हॉस्पिटल्स अब ये कर रहे हैं कि जो हाई रिस्क केसेस हैं, जिनमें लग रहा है कि बहुत सारी इम्यूनिटी इश्यूज हैं, बहुत हाई शुगर है, उनको डिस्चार्ज के पहले या डिस्चार्ज के जल्दी ही बाद एक बार ENT सर्जन से दिखा के अपनी नाक का चेक करा लेना चाहिए। और अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, और चूंकि अभी डॉक्टर अमरीश मित्तल ने भी ये बात कही कि ENT के डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखे, और वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हमारे साथ ENT के बड़े डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर अजय स्वरूप साहब। तो डॉक्टर अजय, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि अगर कोई ब्लैक फंगस के लक्षण वाले लोग आपके पास आते हैं, मरीज आते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? क्या ट्रीटमेंट है? जिनको अटैक हो गया है ब्लैक फंगस का, पहले उनके लिए बताएं सर, जिनके ऊपर अटैक हो गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अटैक हो गया है मतलब जिनको ये सिम्टम लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। अब उसमें दो ग्रुप हैं, एक जो मरीज़ अस्पताल में ऑलरेडी भर्ती हैं कोविड के, उनको अगर ब्लैक फंगस होने का शक है, वो एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप आप जो शायद बात कर रहे हैं कि जिनको कोविड हो चुका है और वो घर में हैं और अब उन्हें लग रहा है कि हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले तो जैसे ही ये लक्षण जो ऑलरेडी बताए गए हैं कि नाक से अगर डिस्चार्ज आए, काला डिस्चार्ज आए या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आए, एक तरफ दर्द हो, सूजन हो, आँखों में लाली आ जाए या मूवमेंट में स्वेलिंग आ जाए, हेडेक हो बहुत ज़्यादा, उनको सबसे पहले हमारे पास आना है। जैसे ही वो पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहली चीज़ हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद एक एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी, यानी कि थोड़ा सा सुन करके नाक के अंदर हम एग्जामिन करते हैं मैग्निफिकेशन से कि कोई कालापन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला लक्षण होता है कि जो हेल्दी पिंक लाइनिंग होती है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। अगर हमें कालापन नज़र आता है या हमें डिस्चार्ज नज़र आता है तो सबसे पहले हम उसका एक स्वाब ले लेते हैं। स्वाब लेके उसको KOH में स्मीयर और फंगल कल्चर के लिए भेज देते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बायोप्सी ले लेते हैं। और अगर हमें बिल्कुल क्लियर कट ब्लैकनिंग नज़र आ जाती है तो हम उसकी रिपोर्ट की वेट नहीं करते हैं और सीधा डायग्नोसिस बना के कि ये ब्लैक फंगस है और उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू कर देते हैं जो वो आगे ना बढ़े। दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये ऑलरेडी थोड़ा आगे बढ़ चुका है तो उसका हम एक MRI या कम से कम CT स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि साइनस तक तो नहीं पहुंच गया है, आगे पैलेट में तो नहीं जा रहा है, आँख में तो नहीं जा रहा है, जिससे कि हमें बीमारी की स्प्रेड पता लग जाती है। क्योंकि जो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर करनी है उसके लिए हमें स्प्रेड पता लगाना बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी सर्जरी यानी कि डिब्राइवमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस टिश्यू को, इस नेक्रोस टिश्यू को हमें जितनी जल्दी सर्जिकली निकालेंगे उतना ही ज़्यादा एंटी फंगल ट्रीटमेंट काम करेगी। सो पहला स्टेप है डायग्नोसिस, जो कि हम एंडोस्कोपी करके या रेडियोलॉजिकली उसका करके मरीज को कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई ये ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस है, सिर्फ नाक में है, नाक या साइनस में है, नाक साइनस या आँख में है, और फिर उसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू होती है, साथ में सर्जिकल क्लीनिंग या डिब्राइडमेंट शुरू होती है और तब जाके मरीज को कंट्रोल किया जाता है। ओके जी, ये पूरा प्रोसेस है कि जिनको ब्लैक फंगस है, जिनके अंदर लक्षण है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। लेकिन डॉक्टर महिपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिनको नहीं हुआ है, उनको ना हो, ब्लैक फंगस के शिकार वो ना हो, उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। मैं कोविड पेशेंट के लिए भी पूछ रहा हूं जो रिकवर हो चुके हैं और जो नॉन कोविड पेशेंट हैं लेकिन डायबिटिक हैं या कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं, उनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, क्या सावधानियां, प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए सर इसमें, ताकि ब्लैक फंगस के शिकार ना हो। देखिए, सबसे पहली बात जो व्यक्ति को देखना है कि प्री डिस्पोजिशंस क्या हैं ब्लैक फंगस की। नॉर्मल इंसान में म्यूकरमाइकोसिस नहीं होता है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आखिर 3-4 लाख केस रोज हो रहे हैं कोविड के, तो उसमें स्टीरॉइड्स परसेंटेज 10-15% लोगों को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म मिल रहा है, टेपर नहीं किया जा रहा, उसके करके इम्यूनिटी और कम हो रही है। तो पहली बात यह है, नॉर्मल केसेस अगर किसी को कैंसर है या रेडियोथेरेपी या उसको एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह मिल रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह, उनको होने का चांस होता है, बट नॉर्मल व्यक्ति को चांस नहीं होता। अगर किसी को कोविड है और वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्लड शुगर को इग्नोर नहीं करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। अगर आपको कोविड से पहले डायबिटीज नहीं भी थी तो आपको डायबिटीज हो सकती है कोविड के करके ही। जो कोविड के अंदर इंसुलिन की जो क्षमता होती है काम करने की, वो भी कम हो जाती है। चाहे इंसुलिन हो, मगर जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। और वैसे भी किसी स्ट्रेस के अंदर डायबिटीज होने का चांस होता है, और जब आपको स्टेरॉइड मिल रहे हैं तो आपको अपना शुगर जरूर चेक करना है और उसको कंट्रोल करना है। जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, आपको अपने आप स्टेरॉइड्स को गोलियों की तरह नहीं खाना है। अगर आपका साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह ठीक हो गया, लंग की इन्वॉल्वमेंट ठीक हो गई है, तो आपका स्टेरॉइड बंद हो जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। सपोजिंग आप कोविड के बाद बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आप कोई पेड़ पौधा गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ है, तो उसमें अगर आपने अपने हाथ को कवर किया या ग्लव्स है, क्योंकि ये पेड़ों से मैन्योर खाद जो होती है, खाद से ये भी आ सकता है, तो वो कोई डर्टी चीज वगैरह को चेक वो ना करें। घर में ऑक्सीजन का लगा रहे हैं तो उसको ठीक तरह से आपको करना चाहिए। प्लस पीपल से कि इवन बीटाडीन गार्गल जो हैं वो भी आपको ये हेल्प कर सकते हैं। बट लक्षण आपको कोई भी मिले जो आपको बताया है, या कालापन नाक में आ रहा हो, खून आ रहा हो, तलवे में भी कालापन हो सकता है, आंख की
वगैरह हो, तो आपको इमीडिएटली इसमें घर बैठ के ना डायग्नोसिस होगा अच्छा। और ना घर बैठ के ट्रीटमेंट होगा। ये जैसे मतलब बोला जा रहा है ना, हाँ। कोविड के होम एंड अनटिल ऑफ कोर्स अच्छा। रिक्वायर्ड डोंट गो। अगर आपको उस तरफ जा रहे हैं तो आपको जरूर ईएनटी सर्जन हाँ। के पास जाके प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस कराना है। तो यही चीजें हैं, हाइजीन मेंटेन जी। करनी है, खाना अच्छा खाना जी, है, जी। एक्सरसाइज करनी है जैसे अलाउड है, शुगर को कंट्रोल करना है, बिल्कुल उसकी मात्रा बिल्कुल ठीक रखनी है हाँ, और कोई गलत चीज जो है वो हाँ। आपकी नाक वगैरह को ना लगे, बट ठीक है सर। पैनिक की जरूरत नहीं है। हाँ, जी 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 जी। बस एक छोटा सवाल डॉक्टर मित्तल आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, वक्त कम है, कि कहा कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर देर से इसकी पहचान होती है तो 50 से 80% तक इसकी जो फर्टिलिटी है वो रहती है, मतलब जान जाने का खतरा रहता है। क्या ये बात ठीक है? अगर मैं सिंपल लाइन में पूछूं आपसे कि क्या ब्लैक फंगस जानलेवा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पैनिक नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बट अगर ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए और नाक की स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए तो जी। उसमें ऑब्वियसली डेथ रेट्स कम होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड पैनिक बाय टॉकिंग अबाउट 50 to 80% पीपल डाइंग। पैनिक नहीं, हाँ, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता एग्जैक्टली है। सर। अगर आँख जी तक फैल जी, गया है और स्पेशली ब्रेन तक फैल गया है बिल्कुल, तो 50% से बिल्कुल। ऊपर ही मोर्टेलिटी है इसमें। हाँ, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, ओके, अगर हाँ, आपको पैनिक नहीं होना है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, इसलिए मैंने इस सवाल पूछा। जी सर, एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछ लूं मित्तल साहब, कि क्या जी। बच्चों पर भी सर इसका असर होता है? क्या बच्चों पर भी ब्लैक फंगस का अटैक होता है क्या? जी, ये कोविड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनफैक्ट बच्चों में ही हमने ज्यादा देखा है। बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, जब वो अच्छा। एक कंडीशन होती है इंसुलिन की कमी से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जाते हैं, तो एसिडोसिस के साथ जब शुगर बहुत बढ़ती है तो ये रोग जल्दी पकड़ता है। तो हम लोग हर जी वर्ष जी, 2, 3, 4 केस देखते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, लेकिन अभी तो पिछले एक हफ्ते में इतने केस सबने जी जी, देखे कि जी शायद पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे। तो म्यूकोरमाइकोसिस जी के सर। ट्रीटमेंट हाँ, प्रिवेंशन के लिए हाँ, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जी अपने जी, शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखें, उसको हाँ, निग्लेक्ट नहीं करें। और अगर डॉक्टर इंसुलिन कंट्रोल बताएं रखें, तो चाहे आपने जिंदगी में राइट, इंसुलिन ना लिया हो, टेम्पररी इंसुलिन लेने में कोई हाँ, नुकसान नहीं। हाँ, ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीश मित्तल साहब आपका, डॉक्टर महिपाल सचदेव जी आपका, और डॉक्टर अजय स्वरूप जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि ब्लैक फंगस है क्या और इससे आप कैसे बच सकते हैं।